नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड विज्ञान विषय कक्षा 6 विज्ञान विषय के एमसीक्यू को देखेंगे। ये दूसरी सीरीज़ है, पहली सीरीज़ का वीडियो आ चुका है और सामने आपके जो स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही है ये पिछले वीडियो से संबंधित है। तो इसमें इसको क्यों रखा गया है? तो कुछ बातें जो हैं पिछली वीडियो की कुछ ही कमेंट्स में मुझे मिले हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब चीज़ों के उदाहरण के कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको कुछ उसके उदाहरण भी दे दूँ। मैं जल्दी जल्दी इन सबको बता के अन्य क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। आप सभी जो अभी हैं, हम 2-3 कक्षा से एनसीईआरटी और एससीईआरटी के विज्ञान की पुस्तकों के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे क्रमशः 7वीं 8वीं और आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे हम लोगों ने कल पता किया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? प्रोटीन से शरीर में वृद्धि होती है, अनुरक्षण होता है, विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करता है। तो आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ स्रोत हैं, ये कुछ स्रोत हैं कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जो हैं वो हमारे सामने हैं। मक्का है, आम है, तरबूज है, पपीता है, गन्ना है, आलू है, शकरकंदी है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं अलग अलग मात्रा में। कुछ में कम प्राप्त होते हैं, कुछ में ज़्यादा प्राप्त होते हैं। आलू से ज़्यादा प्राप्त होते हैं, चावल से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसी तरह ये सारे स्रोत हैं। हम इसको एक बार वीडियो को रोक करके इसको हम नोट भी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते आगे क्या है। आगे हमारे सामने स्क्रीन पे है वसा। हमने कल देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें क्या मिलती है, और दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? और ये स्रोत कौन कौन से हैं? वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? एक होता है आपको पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पादप के स्रोत कौन कौन से हैं? पादप के स्रोत आपको सोयाबीन का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया और सूरजमुखी का तेल हो गया। ये कौन कौन से? ये पादप से स्रोत है। वसा हमें वहीं से मिलते हैं। तेल और घी वाला मामला है ना, तो देखिए सोयाबीन का तेल है, ये पादप से है, नारियल का तेल भी पादप से है, सरसों का तेल पादप से है, सूरजमुखी का तेल भी पादप से। अब है जंतु से स्रोत। अब जंतु के स्रोत, ये जंतु स्रोत। अब जंतु से क्या है? अब देखिएगा मछली। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें मछली है, मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडे हैं। ये सब क्या है? इनसे भी वसा हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ कुछ जो है आपको, ये गिरे के दाने हैं, मूंगफली के दाने हैं और ये आपको तिल के तेल हैं, ये तिल हैं। इनसे भी हमें आपको क्या होता है? वसा प्राप्त होता है। और ये कौन कौन से में है? ये सब के सब आपको पादप हैं। मूंगफली हो गया, तिल हो गया, ये गिरी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे के सारे और तेल भी आपको डब्बे के माध्यम से दिखाए गए। तो क्लियर है? हमारा क्लियर हो गया कि वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो वसा के स्रोत अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, पादप से स्रोत है और जंतु से स्रोत है। तो जंतु वाले स्रोत ये हैं और पादप वाले स्रोत ये है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विटामिन की बारी। अब देखिए विटामिन, कई प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन के, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए सबको एक एक उसके उदाहरण को देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए से हमने पता किया था कि क्या क्या होगा। कल के प्रश्नों में, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर विटामिन ए कमी होगी तो क्या होगी। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। क्या क्या हैं भाई? गाजर, सबसे प्रमुख स्रोत है गाजर, पपीता, आपको मछली का तेल, दूध, आम, ये सब क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन बी के स्रोत देखिए, ये गेहूं है, चावल है, ये क्या है? यकृत है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? विटामिन सी।
विटामिन सी। अब नहीं लोग ये वो है जो मांस खरीदता जाता था, चर्बी तो नहीं धदा, ये वही सब चीज़ें हैं। ये आपको चूँकि रेड मीट से रेड मटन है, और रेड मटन में जो है ना ये उसके ये यकृत है। क्लियर है? आइए देखते हैं विटामिन सी। खट्टे चीज़ों में ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं, तो क्या होगा विटामिन सी? विटामिन सी में आपको हो जाएगा आंवला, नींबू, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सारे के सारे आपको जो हैं ये विटामिन सी के स्रोत हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब उसके बाद आते हैं विटामिन डी। अब विटामिन डी ये विटामिन डी के हैं, तो विटामिन डी में क्या होगा? दूध, मक्खन, रेड मीट, आपको अंडे हैं, मछलियां हैं, इन सब से विटामिन डी मिलती है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। हमारा क्लियर हो गया होगा कि विटामिन डी, वसा, कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा। अब देखते हैं कुछ और चीज़ों को। ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन का मामला है। अब देखिए, ये प्रोटीन के स्रोत हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। अब देखिए इसमें भी प्रोटीन, जैसे वसा में 2 प्रोटीन के स्रोत थे, प्रोटीन के स्रोत यहाँ भी 2 हैं, एक पादप है और एक आपको जंतु है। तो पहले पादप को देखते हैं। तो पादप में क्या है? प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से मिलता है, राजमा से मिलता है, तुअर दाल, अरहर जिसको बोलते हैं, मूंग से मिलता है, चना से मिलता है, मटर से मिलता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है, सोयाबीन है, राजमा है, ये तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर, ये सब प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। उसके बाद है जंतु स्रोत। तो जंतु को स्रोत में क्या होगा प्रोटीन के? पनीर, दूध, अंडे, मछलियाँ और मांस, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और स्रोत। अब देखिए, ये ऐसे स्रोत हैं जो आपको कहाँ किसी से मिलते हैं। इससे हमको, जब इसको हम और छोटा करके प्रयास करेंगे देखने के लिए, समझने की ज़रूरत है, समझने की। और ये हमें एक खनिज लवण के रूप में मिलता है। यह है खनिज लवण। अब इसको समझें तो खनिज लवण में आता क्या क्या है। अब देखिए, खनिज लवण में आता है आपको आयोडीन, खनिज लवण में आता है आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम और लोहा, ये खनिज लवण है। तो खनिज लवण में क्या क्या उसके आपको कारक हैं, उसके कौन कौन से उसके कारक हैं? आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, लोहा है। तो लोहा इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। ये हरी सब्जियों, साग, सेब, यकृत। अब देखिए ये लोहे के स्रोत हो गए। अब देखिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम मिलता है अंडों से, कैल्शियम मिलता है दूध से। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस में आप देखिएगा गेहूँ, चावल, केला, हरी मिर्च, दूध, इससे फास्फोरस मिलते हैं। और आयोडीन किससे मिलते हैं? नमक से मिलते हैं, मछली से मिलता है, नमक से, अदरक से, पालक से, मछलियों से, इससे आयोडीन मिलते हैं। क्लियर है? इसको हम वीडियो को रोक करके इसे हम जरूर नोटबुक पे नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं अब प्रश्नों को और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। अब देखिए हमारे सामने है प्रश्न, बॉम्बेक्स मोरी क्या है? बॉम्बेक्स मोरी क्या है? लगता है किसी हीरोइन का नाम है। तो अगर ऑप्शन को देखें तो क्या है बॉम्बेक्स मोरी का? ऑप्शन में क्या है? ये हॉलीवुड अभिनेत्री है, पटसन तंतु का वैज्ञानिक नाम है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है यह? तो बॉम्बे मोरी यह रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। नाम दिखता है मोरी, लग रहा है कि किसी हॉलीवुड अभिनेत्री है, लेकिन उसका उत्तर क्या है? रेशम कीट जो होता है ना, रेशम कीट, शहतूत, ये सब चीज़ें जो है क्या, रेशम की बहुत सारी चीज़ें शहतूत से प्राप्त की जाता है, उससे कोकून से, उसके कीट की। ठीक है, चलिए उसी संबंधित प्रश्न हमारे सामने आ ही गया। और प्रश्न है, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के कोकून से,
रेशम कीट की हड्डियों से, पादप तंतुओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम प्राप्त किया जाता है, बहुत फेमस, और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी, आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो होता क्या है कि रेशम कीट के कोकून से रेशम खींचा जाता है और रेशम प्राप्त किया जाता है। और ठीक है, और उसी कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम था आपको, जो हमने अभी देखा था, बॉम्बेक्स मोरी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। रुई और जूट प्राप्त होता है किससे? पादपों से, जंतु से, कोकून से, यही इनमें से कोई नहीं। तो रुई और जूट कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुई और जूट जो है वो पादप से प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए चौथा प्रश्न है, तंतुओं के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? बड़ा ध्यान से देखना है, पूछ रहा है नहीं है। हम लोग प्रश्न पढ़ने में थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं, इसलिए गलतियां होती हैं। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है, यह तो कथन सही है कि रुई और जूट जो है वो पादप से प्राप्त होता है। उसके बाद है जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ऊपर हमने पढ़ा कि ये पादप से प्राप्त होता है। चूंकि नारियल भी एक पादप है, लेकिन जूट क्या नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है? नहीं होता है। हमें उत्तर तो यही मिल गया, लेकिन आगे भी हमें देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, आगे देखने की आवश्यकता होती है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, बिल्कुल, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम कीट के आपको कोकून से खींचा जाता है। सी में उसका उत्तर है, तो यानी यह भी सही है। यानी प्रश्न में ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो गलत क्या है? बी। और पूछ क्या रहा है? नहीं है, यानी बी आंसर इसका आपको सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित तंतु है? अब यहां देखने की आवश्यकता है कि संश्लेषित किसको कहते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है कृत्रिम, जो प्रकृति ने नहीं बनाया हो, जो अपने से बनाया गया। तो इसको जानने की जरूरत है कि संश्लेषित किसे कहते हैं। ये पूछ रहा है प्रश्न हमें कि कौन संश्लेषित तंतु है। क्लियर है? अब देखिए, तंतुओं के प्रकार कृत्रिम और प्राकृतिक, और कृत्रिम में भी कई होते हैं, रासायनिक होते हैं, उसी को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक होता है, उसके बाद और कई सारी चीज़ें हैं उसमें। पहले अभी देखते हैं इस प्रश्न को कि कौन संश्लेषित तंतु है। रेशम, एक्रेलिक, फ्लैक्स और जूट। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपको उत्तर जो होगा वो क्या होगा? एक्रेलिक होगा। उसमें क्या होगा? एक्रेलिक होगा। अब देखिए, संश्लेषित तंतु में क्या क्या आता है। संश्लेषित तंतु में आपको नायलॉन आता है, नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर होता है। उसके बाद आपको ये सामने जैसे एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक होता है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे संश्लेषित तंतु हैं, यानी सारे के सारे रासायनिक तंतु हैं। इसी को सिंथेटिक रेशे भी कहते हैं, इसी को कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, कई नामों से इसको हम जानते हैं। संश्लेषित तंतु कहें, कृत्रिम तंतु कहें, रासायनिक तंतु कहें, ये सारे के सारे आपको माने जाते हैं संश्लेषित तंतु, यानी ये जिसे मानव ने निर्माण किया है। क्लियर है? और यहाँ जो रेशम है, फ्लैक्स है, जूट है, ये क्या है? ये सारे के सारे प्राकृतिक तंतु हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? अभी हमने क्या देखा? कृत्रिम रेशा देखा। अब देखते हैं इसमें प्राकृतिक रेशा कौन है। तो मैंने पहले जो बताया था, तो उससे मुझे लगता है चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, तो हमें आसानी होगी। तो प्राकृतिक रेशा कौन है इसमें? देखिए, कपास है, ऊन है, रेशम है। कपास पादप से प्राप्त होता है, ऊन जंतु से प्राप्त होता है, रेशम भी आपको कैसे? ये कीट से प्राप्त होता है। यानी तीनों को व्यक्ति नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक हैं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति की देन है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है हमारा?
कि निम्नलिखित में से सिंथेटिक रेशा क्या है। सिंथेटिक रेशा, कुछ देर पहले हमने जाना था सिंथेटिक रेशा को क्या बोलते हैं, रासायनिक, संश्लेषित, वो सब बोलते हैं, कृत्रिम। अब इसमें से देखते हैं, अब मैंने पहले बताया भी था कि सिंथेटिक रेशा कौन कौन सा होता है। तो नायलन, पॉलिस्टर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हमने जिक्र कर दिया है, तो बड़ी आसानी होगी कि यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, सी, नायलन और पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक रेशा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। निम्न में से कौन जल में विलेय है। विलेय माने घुल जाने वाला। कौन विलेय है? विलेय है ऑक्सीजन विलेय है, सिरका विलेय है, केरोसिन का तेल विलेय है, या नींबू विलेय है। अब देखिए ऑक्सीजन विलेय है या नहीं। ऑक्सीजन जल में विलेय है, उसके फॉर्मूला में ही ऑक्सीजन आता है। सिरका, सिरका विलेय है कि नहीं, सिरका भी विलेय है। नींबू का रस पानी में मिला के नींबू का बनाया जाता है, सिरका भी वैसे ही बनाया जाता है। क्या केरोसिन का तेल जल में विलेय है? जब केरोसिन के तेल को अगर पानी में डाला जाए तो क्या उसमें वो मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, ऊपर छताने लगता है, यानी ऊपर तैरने लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर एकदम क्लियर झलक रहा है ऊपर से, तो उत्तर होगा केरोसिन का तेल। आइए देखते हैं। अब देखिए सिरका का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग 6 के प्रश्न नहीं है सारे, और इसको रट जाना है, ये रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। आइए देखते हैं। सिरका CH3COOH है, या C6H12O6 यह है, या C12H22O11 क्या है? अब इसको आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, और इसको रट जाना है CH3COOH। ये तो सिरका का हो गया, ये सिरका का फॉर्मूला हो गया। तो साहब यह क्या है? यह है, इसको बिल्कुल रट जाना है, ये है आपको ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज है C6H12O6। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्नों में, आपको प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों में। और लगे हाथ दे जानते हैं यह क्या है? यह आपको C12H22O11 यह है, ये साहब चीनी है। ये क्या है? ये चीनी है। तो हमने क्या जाना? सिरका का फॉर्मूला क्या जाना? सिरका का फॉर्मूला हमने जाना आपको CH3COOH, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और चीनी का C12H22O11। इन तीनों को आपको याद कर जाना है। आप अपने नोटबुक में से नोट करके याद कर जाइए। इसीलिए मैंने 2 बार 3 बार चीज़ों को तिहरा देता हूँ, यहीं पे ये चीज़ें याद हो जाए। नहीं हो तो फिर भी आपको उसको नोट कर ही लेना होगा। क्लियर। चलिए हमारे सामने आ गया प्रश्न। प्रश्न है 10वां। प्रश्न में क्या है? प्रश्न है हमारा कि सिरका है एक, क्या है? सिरका क्या है? एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, टार्टिक एसिड है, या इनमें से कोई नहीं? सिरका क्या है? ये सब के सब अलग होते हैं, इस सबको जानना जरूरी होता है। आइए जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हम अभी क्लास 6 के लेवल से ही रहेंगे, बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। जो क्लास 6 में पढ़ना है उसी को जानते हैं। तो सिरका एक एसिटिक एसिड है, इसका उत्तर क्या हो जाए? सिरका एक एसिटिक एसिड है। ठीक है। चलिए यही जानना आपको जरूरी है। इमली में क्या होता है, नींबू में क्या होता है, मैंने उदाहरण दे दिया, आप उसमें से समझ जाइए। इमली में टार्ट्रिक होता है कि नींबू में होता है, नींबू में साइट्रिक होता है या टार्ट्रिक होता है, इसको एक बार आप अपने से जरूर देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है हमारे सामने है, निम्न में से कौन पारभासी नहीं है? अब समझना यह है कि ये पारभासी किस जंतु का नाम है भाई? ये पारभासी क्या है? तो पारभासी क्या है, ये क्या बला है? तो पारभासी वह कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई चीज़, ये कैसे बच्चा देख रहा है, ये अपने सामने ये कोई चीज़ रखा है, लेकिन सामने से कोई उसका देख रहा है, तो
उसका न चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, उसका चेहरा हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसी को पारभासी कहते हैं। यानी ट्रांसलूसेंट, क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि साफा नहीं दिख रहा है, यह भी नहीं कि एकदम आर पार दिख रहा है। क्या करे, उसका धुंधला धुंधला चीज़ें दिखता है, एक आभासी चेहरा है उसका, इसी को पारभासी इमेज कहते हैं। और इसी में से देखिए कि पारभासी इमेज नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हाथ लगा, तेल लगा कागज, हथेली, गत्ते का डब्बा या उपरोक्त सभी। जरा देखिएगा इसको क्या है। तेल लगा कागज, देखिएगा कागज में जब तेल लग जाता है ना और किसी चीज़ के सामने लेके आइएगा तो नीचे वाला चीज़ चाहे कागज के उस पार वाला चीज़ हल्का हल्का का उसका जो है ना धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर कागज केवल रहे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कागज में तेल लग जाए और पीछे कोई चीज़ रहता है तो दिखता है। तो यह उत्तर तो नहीं होगा, क्योंकि यह प्रश्न यह क्या है, ये आपको तेल लगा कागज क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, यानी इसमें चीज़ें दिखती है। आगे क्या डिस्कस करें, यही है, पारभासी है ये। और हथेली, हथेली भी पारभासी है। कैसे हथेली पारभासी है? एक उदाहरण लीजिए, हाँ एक टॉर्च लीजिए और हाथ पे एकदम सटा के जलाइए। बचपन में हम लोग करते होंगे, तो दूसरे तरफ देखिएगा ना एकदम लाल लाल दिखता है। ऐसा नहीं कि टॉर्च जलिएगा तो लाइट इधर से उधर देखिएगा, जब एक तरफ से हाथ में सटा के टॉर्च जलाइए और दूसरे देखिएगा ना दूसरी तरफ से तो एकदम टॉर्चवा का लाइट हल्का हल्का दिखता है, एकदम लाल लाल के करीब में। तो हथेली भी पारभासी है। और गत्ते का डिब्बा, गत्ता अगर कोई हो तो क्या उसमें से कोई भी चीज़ आर पर कुछ भी दिखेगा? नहीं दिखता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गत्ते का डिब्बा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यह है निम्न में से कौन पारदर्शी है? अभी हमने पारभासी जाना, अब क्या जाना? अभी हमने पिछले पारभासी जाना, अब डालते हैं पारदर्शी। या पारदर्शी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, माने एकदम आर पर दिखना। क्लियर है? अब क्या होगा, आर इसमें से कौन आपको पारदर्शी है? कांच, हथेली, तेल लगा कागज या उपरोक्त सभी। अब बताइए इसमें क्या है? पारदर्शी क्या है? कांच है, हथेली है, तेल लगा कागज क्या है? आइए पहले देखते हैं। हथेली, अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या है? ये पारभासी है, ये पारभासी है। क्या था ये? ये पारभासी है। तेल लगा कागज, यह भी पारभासी है। और कांच, जैसे ये इस फोटो में दिख रहा है कि कांच से बच्चा अपने सामने रखा है तो उसका पूरा फेस दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं, तो यही है पारदर्शी, यानी एकदम उस पार से बिल्कुल वो दिख जाए, यानी यही है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तो किस उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा कांच। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, यह क्या है इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? ये आपको पारभासी है, पारभासी है। देखिए उसके बाद यह क्या है? यह पारदर्शी है। और यह क्या है? अपारदर्शी है, यानी इसमें से कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है? थोड़ा सा दिख रहा है और इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है। क्लियर है? यही है। तो ये पारभासी है, ये पारदर्शी है और यह अपारदर्शी है, बिल्कुल इसमें से नहीं दिख रहा है। ये इसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। और इसमें से क्या है? इसमें से क्लियर दिख जाता है, इसमें धुंधला धुंधला दिखता है, यही क्लियर है। इसीलिए मैंने इमेज लगाया कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी पृथकीकरण विधि है? अब पृथकीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अलग करना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है? अगर इसको देखिएगा तो ये क्या है? ये निष्पावन है, ये निस्तारण है, ये निस्पंदन है। आइए समझते हैं। अब देखिए निस्तारण में क्या है, पहले इस प्रश्न को जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे इसको बोलते हैं ना, ये निष्पावन जो है विनोविंग होता है, जैसे नहीं ओसाया जाता है, धान जब होता है तो उसको ओसाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निष्पावन।
पावन बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में विनोइंग बोलते हैं। उसके बाद है निस्तारण। निस्तारण आपको यह प्रक्रिया है, मान लीजिए कि कोई चीज़ किसी चीज़ में डाल दिया गया, रेत है पानी में डाल दिया गया, और जब रेत नीचे बैठ जाता है, जब नीचे बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको अवसादन बोलते हैं। और जब उसी रेत में नीचे बैठा हुआ और पानी को अलग इस तरीके से निकाल लिया जाता है, इसको बोलते हैं निस्तारण। तो अवसादन और निस्तारण में यही थोड़ा सा भेद है। क्लियर है। अब यह रहा है निस्पंदन। जब चलनी से कोई चीज़ छाना जाता है, फिल्ट्राइजेशन होता है किसी चीज़ का, तो इसको निस्यंदन कहते हैं। यह विनोइंग हो गया, यानी यह बी वाला ऑप्शन हो गया, ये आपका ए वाला ऑप्शन हो गया, और यह आपको सी वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है। इससे समझ में हमारे उत्तर अब क्लियर हो जाएगा कि इस उत्तर हम क्या लिख सकते हैं। तो यानी पूछ रहा है निम्न में से कौन सी पृथक्कीकरण विधि है। निस्तारण भी है, निष्पावन भी है और निस्यंदन भी है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण में जल मिलाने पर मिश्रण के भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी कुछ देर पहले हमने इसको जाना है, क्या कहलाती है। अभी यह प्रक्रिया जो है हमने अभी कुछ देर पहले इसको डिस्कस किया है। यही यानी क्या किया गया, रेत डाला गया पानी में, एक गिलास में पानी लीजिए और रेत डाल दिया गया, तो रेत क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। और फिर अगर हम क्या करते हैं, उसके बाद पानी हम चाहे तो दूसरे गिलास में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, आपको पानी बाहर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है यही आपको अवसादन है, यही आपको अवसादन है। इसी प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। उसके बाद निस्तारण हमने जान लिया था, अवसादन अभी हमने बताया यह अवसादन है। आपको निष्पावन वेविंग था, यानी उसाना, अनाज को उसाना। वाष्पन की क्रिया आपको यह है, वाष्पन की क्रिया आपको यह है। क्लियर है। जैसे चाय बन रहा है, और चाय बनने से जब ये जो वाष्प इसमें से निकल रहा है केटली से, और यहाँ इसको रोक लिया जाता है, यहाँ जो पानी की तरह बन जाता है, तो वहीं क्या होता है, ये वाष्प निकलता है, और वाष्प जब नीचे यहाँ पानी से टपकने लगता है तो ये संघनन आ जाता है। लेकिन ये वाष्पीकरण है, और ये इसमें जो पानी जमा होता है वो संघनन कहलाता है। तो इसी वाष्प और संघनन को इसने यहाँ दिखाया है। तो मैंने फोटो के माध्यम से ये चीज़ों को बताया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर थोड़ा हो जाए। तो यही समझना है। हमने निस्तारण विधि को भी जाना, निस्तारण को हमने जाना, अवसादन को समझा, यह प्रक्रिया है, यह विधि है, यह एक प्रक्रिया है। निष्पावन एक विधि है, वाष्पन एक विधि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित पृथक्कीकरण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं होता है, बड़ा दिखने वाला प्रश्न आसान होता है, बस पढ़ने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि 15वां नंबर प्रश्न कहता क्या है। कहता क्या है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन विधि द्वारा जल को उड़ेल कर अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा। अभी मैंने कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में बताया था, अवसादन विधि को कह रहा है। क्लियर है। पहले अब दूसरा पढ़ते हैं। किसी मिश्रण के कणों को पृथक्करण, चालन या निस्यंदन पर किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। किसी मिश्रण के कण को क्या कहा जाता है, चाल लिया जाता है, या निस्यंदन के द्वारा भी किया जाता है। निस्यंदन कैसे, वो छन्नी से छान के किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। द्रव और उसमें अविलेय यानी उसमें न मिलने वाला के अवयवों को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। निस्यंदन विधि द्वारा क्या कहता है, जो उसमें मान लीजिए कि रेत है, वो रेत तो उसमें घुलेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे हम उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, निस्यंदन विधि के द्वारा उसको हम लोग कर लेते हैं कि वो पृथक हो जाए। क्लियर है। चलिए, तो यानी यह भी सही है। अगले डी को देखते हैं। और डी क्या कह रहा है, डी आपका कह रहा है कि
वाष्पन विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ए। यह कथन गलत है। अवसादन एक प्रक्रिया है, न कि विधि है। ये जल में उड़ेल कर जो किया जाता है वो क्या हो जाएगा, वो निस्तारण विधि हो जाता है, न कि अवसादन विधि। अवसादन एक प्रक्रिया है, कुछ देर पहले हमने उसको समझा था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है हमसे। 16वां प्रश्न कह रहा है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घोला जा सके कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, या आपको कोलाइडी विलयन कहलाता है, जेल कहलाता है। क्या क्या है? असंतृप्त, संतृप्त, जेल या कोलाइडी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम संतृप्त विलयन। यानी भाई उसका पेट भर गया है, अब उसमें नहीं घोला जा सकता, एकदम संतुष्ट हो गया, संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया है, तो वही है संतृप्त। शब्दों में ही बहुत प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। आगे, विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या देखिएगा एक चीज, उदाहरण देखिए, ठंडा पानी में चीनी डालिए, वो जल्दी घुलेगा, कि गर्म पानी में चीनी डालिएगा वो घुलेगा। पाग बनता है तो कैसे होता है, गर्म किया जाता है तो जल्दी जल्दी वो घुल जाता है, ठंडा पानी में आपको जल्दी नहीं घुलता है। घुलता कब है? गर्म पानी में। तो वही पूछ रहा है यह कि विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। क्या है? उसकी विलेयता बढ़ती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन उत्क्रमित परिवर्तन है? उत्क्रमित का क्या मतलब होता है? उत्क्रमित का मतलब होता है जो रिवर्स हो जाए। क्या है? दूध का दही बनना, गुब्बारे का फटना, नमक का पानी में घुलना, या इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा चीज है इसमें जो फिर से उसको बनाए, रिवर्स कर, रिसाइकिल हो जाए, वो रिवर्स हो जाए। हमको एक चीज, हम आप खुद सोच के देखिए, इसको विवेक से सोच के देखिए, दूध से जब दही बनता है तो क्या दही से फिर दूध बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। गुब्बारा फूट जाएगा तो फिर उसको दोबारा हम कर सकते हैं? आपको क्या होता है? गुब्बारा नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? नमक का पानी में घुल जाएगा तो इसको फिर हम दोबारा कर सकते हैं। क्लियर है। वो आपको गर्म करके वो सब हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कौन है उत्क्रमित? आपको इसका क्या हो जाएगा? नमक का पानी में घुलना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुत्क्रमित परिवर्तन है? अब देखिए क्या है इसमें। अनुत्क्रमित यानी जो रिवर्स नहीं हो। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, नमक का पानी में घुलना, दूध का दही बनना, या डी, ए और सी दोनों। जरा गौर कीजिएगा इस पे कि कुम्हार द्वारा अगर मिट्टी का ढेर है उसको बर्तन में बदला जा सकता है कि नहीं? और फिर बर्तन है, फिर उसको कूच दिया जाएगा तो फिर माटी बदल जाता है। तो यह तो रिवर्सेबल है, यानी उत्क्रमित है ये। नमक का पानी में घुलना, अभी तो जस्ट हम लोग कुछ अगर पिछले प्रश्न में देखे हैं कि नमक का पानी में घुलता है, फिर उसको गर्म करके वाष्पीकरण में फिर से नमक मिल सकता है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूध और दही, ये नहीं हो सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, दूध का दही बनना। ये आपको अनुत्क्रमित परिवर्तन है। क्लियर है। चलिए यही 19 प्रश्न थे और कुछ सारे विश्लेषण थे, आपने देखा होगा और वीडियो से आपको लाभ होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे सुझाव अवश्य दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक कीजिएगा तो वीडियो को बूस्ट मिलेगा, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो मुझे भी बूस्टअप मिलेगा और मैं थोड़ा प्रोत्साहित होऊंगा और इसी तरह के वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकता हूं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप अवश्य दें। जय हिंद, धन्यवाद।